हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग गणित का जो अगला लेक्चर है क्लास 10th का उसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। अगला क्लास अभी तक हम लोग प्रमेय एक, थेल्स प्रमेय, प्रमेय दो, थेल्स का विलोम और प्रमेय तीन जो समरूपता पर आधारित प्रमेय था, ये तीन प्रमेय हम लोग देखे थे। कौन भुजा कौन समरूपता बोले थे इसको। समरूप के लिए कंडीशन भी बतला दिया गया था कि अगर दो त्रिभुज है, ए है, बी है और सी है, दूसरा डी, ई, एफ, ये दो त्रिभुज है। अगर इसकी संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, त्रिभुज की संगत भुजाएं भी क्या होगी, अनुपातिक होगी। यानी कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। और साथ में अगर ये हो, ये एक कंडीशन है कि कोण संगत कोण बराबर, और दूसरा कंडीशन इस संगत भुजा मतलब ए बी बट्टा डी ई का अनुपात बी सी बट्टा ई एफ, इसके संगत ये भुजा होगा। और ए सी भुजा का अनुपात किसके संगत भुजा डी एफ के साथ। जब ये बराबर हो, अनुपात क्या हो, बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज कहलाएगा समरूप त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी सी ये समरूप का चिन्ह है, समरूप हो गया डी ई एफ के, यानी कि ए के बराबर संगत, ये इसके और ये इसके। ये लिखने से आपको पता चल जाएगा। अब आज हम लोग को देखना है प्रमेय 4। आज हम लोग को प्रमेय 4 देखना है। और प्रमेय 4 क्या है, इसमें आप कह सकते हैं कि प्रमेय 3 जो आप पढ़े थे ना, उसी के जैसा प्रमेय 4 है। बस प्रमेय 3 में था कि त्रिभुज के कोण संगत कोण बराबर हो तो भुजा अनुपातिक होगा, तो त्रिभुज समरूप होगा। अब इसी बात को बोलते हैं कि अगर भुजा अनुपातिक है तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, और त्रिभुज जो होगा वो क्या होगा, समरूप होगा। साधारण प्रतिज्ञा अगर लिखे तो क्या लिखेंगे हम लोग, साधारण प्रतिज्ञा। यदि किसी त्रिभुज, दो त्रिभुज भी बोल सकते हैं क्या, यदि किसी दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हो, अनुपातिक या समानुपाती हो, तो उस त्रिभुज की संगत कोणें समान होगी, बराबर होगी, या कोणों का मान बराबर होगा और त्रिभुज समरूप होंगे, और त्रिभुज समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा और त्रिभुज समरूप हो। यहाँ देखना है संगत भुजाएं अनुपातिक हो, संगत भुजाएं क्या हो, अनुपातिक हो, तो संगत कोण बराबर होगी और त्रिभुज सिद्ध क्या करना है, समरूप। ये दिया गया है, इसका आधा पाठ दिया गया, तो यही बनाएगा क्या चीज़, विशेष प्रतिज्ञा। और ये संगत कोण बराबर होगी हमको साबित करना है, और त्रिभुज क्या है, समरूप होंगे। साबित क्या करना है, एक तो कोण बराबर होगा, और जब भुजा अनुपातिक और कोण बराबर, संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये दो कंडीशन होता है त्रिभुज समरूप होने के लिए। तो जैसे ही ये निकालेंगे त्रिभुज क्या होगा, समरूप, तो ये सिद्ध हो जाएगा।
तो ये हमारा सिद्ध करने वाला पार्ट। या केवल क्या है, भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो आगे लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में क्या होगा, दो त्रिभुज था तो माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज है, या दो त्रिभुज है, इसके लिए इन दो त्रिभुजों के लिए क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन से, जिसके लिए ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ। फोटो भी बना सकते हैं आप बगल में साइड में। भुज ए बी सी, ध्यान रखिएगा हमें नहीं कहा कि कौन त्रिभुज बड़ा है कौन छोटा है, तो केवल ये पता है कि भुजा अनुपातिक है, यानी अनुपात में है तो बराबर भी हो सकता है और एक बड़ा एक छोटा भी हो सकता है। तो कुछ कहा नहीं है तो हम लोग एक मान लिए, किसी एक को तो बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। और बराबर भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मान के हम चले कि बड़ा वाला हो गया तो बराबर वाला तो हो ही जाएगा। तो ये उसके बाद हमको लिखना है सिद्ध करना है। क्या लिखना है, सिद्ध करना है। इसके नीचे आएगा, इस सामने आ गया, यही दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, ये सामने आ गया, आपको ये नीचे लिखना चाहिए था, ये लिख के फोटो बना के इसके नीचे ही है। तो ये आ गया विशेष प्रतिज्ञा, और साधारण साधारण प्रतिज्ञा से ही और रचना क्या बोलते हैं उसको, सिद्ध करना है। अब नेक्स्ट है रचना। रचना का जरूरत यहाँ इसलिए पड़ेगा कि दोनों त्रिभुज बराबर है नहीं, और हमको समरूप करना है, कोण को बराबर सिद्ध करना है कि ये संगत कोण क्या है, बराबर है। और कोण बराबर तब होगा जब भुजा क्या हो, बराबर हो जाए, या त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए, तो कोण बराबर भुजा बराबर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग रचना में क्या करते हैं कि छोटा वाला त्रिभुज के बराबर इसमें एक त्रिभुज का रचना कर लेते, बना लेते हैं। तो क्या किए हम, इस डी ई भुजा, किसी एक भुजा के, तो डी ई मान लीजिए, तो डी ई के बराबर इस पर एक भुजा काट ली, इसका नाम रख दीजिए एम। ये ए एम बराबर क्या है, डी ई। और फिर इस ए एम में जो एम है, इस एम से इस बी सी के पैरेलल समांतर एक रेखा खींच दी, और ये ए सी को जिस बिंदु पर काटा उसका नाम रख दिए एन। थोड़ा बड़ा लेते हैं, अब लग रहा होगा थोड़ा बराबर, मान के चलना अपने एम, और ये एन। ये बोल रहे हैं कि ए एम डी ई के बराबर, ये नहीं बोल रहे हैं कि ए एन डी एफ के बराबर, ये नहीं बोले। क्या बोले इसके पर, एम एन पैरेलल है बी सी के। ये रचना है, तो रचना को लिख देते हैं। रचना में क्या लिए हैं, ए बी पर त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी पर, भुजा ए बी पर डी ई, ए बी पर ए एम बराबर क्या था, डी ई काटा तथा बिंदु एम से एम एन रेखा, या रेखा एम एन बी सी के समांतर खींचा। समांतर, आप इसमें चाहें तो जोड़ सकते हैं,
कि त्रिभुज ए बी सी बड़ा है, ये छोटा, तो ये ए बी बड़ा है डी ई के, तभी ना ये कटेगा, तो इसके पैरेलल हम काट लिए, तो ये कर लिए। अब आते हैं हम लोग रचना में, तो दिख गया ना, रचना में बोले थे कि जो चीज़ दिखाएंगे रचना होगा, उसको तो इसे नहीं दिखाते, रचना डॉट डॉट से दिखाते हैं, रचना डॉट डॉट से दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ये। अब हमें प्रमाणित करना है कि ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है, छोटा वाला, तो उपपत्ति बोले थे ना, उपपत्ति, और चलना है हमको ये वाला त्रिभुज ए एम एन और डी ई एफ में, त्रिभुज या बड़ा त्रिभुज से ही आप चलिए, जब ये पैरेलल लाइन है इसके, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर आप देखें, त्रिभुज ए बी सी में कि ए एम पैरेलल है, इसीलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय, जब भी त्रिभुज में कोई एक भुजा के पैरेलल लाइन दिखेगा तो थेल्स प्रमेय से हम लोग वहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे दिखाते हैं, ये लाइन इसके पैरेलल, तो थेल्स प्रमेय से ये हम लिख सकते हैं ए बी बट्टा ए एम, ए सी बट्टा ए एन। तो अब ये भी लिख सकते हैं ए एम बट्टा एम भी, लेकिन इसका कोई उपयोग होगा नहीं, हमको तो इस पूरे त्रिभुज को इसके पैर क्या करना है, समरूप करना है, तो वहाँ +1 करके एक रचना बतलाए थे, जब आप थेल्स प्रमेय पढ़े होंगे, थेल्स प्रमेय जब समाप्त हुआ, उप प्रमेय करके या कहते हैं कि क्वेश्चन बनाने में काम आएगा, आज यहाँ आएगा। इसे क्या बतलाए थे, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, त्रिभुज उधर तो दिखेगा नहीं, यहीं पे मान लेते हैं ए बी सी और डी ई में, तो ये बट्टा ये बट्टा ये, लेकिन इसमें जब दोनों तरफ 1 1 जोड़े थे, याद कीजिए 1 1, तो ये हो जाएगा इधर डी बी गुना, तो ए डी प्लस डी बी बट्टा डी बी और ए ई प्लस ई सी बट्टा ई सी, तो ये आया था ए बी बट्टा डी बी, और ये आया था ए सी बट्टा ई सी। बोले थे कि पूरा बट्टा में ये नीचे वाला, ये पूरा बट्टा में नीचे वाला, और एक अपोजिट भी बतलाए थे कि ये पूरा बट्टा में ये ऊपर वाला ए डी, और ये पूरा ए सी बट्टा में ये ए ई, तो इसी फार्मूला का प्रयोग यहाँ हम करने वाले। तो ये थेल्स प्रमेय में आप पढ़े थे, थेल्स प्रमेय वाला में आप जाकर देख सकते हैं, अगर नहीं ध्यान दिए उस समय तो, और अगर याद है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए हम बोले थे कि अगर आप एक प्रमेय पढ़ते हैं तो अगला का वो फील्ड तैयार करेगा, अगला बनाने में आसान करेगा। मैथ में यही होता है, मैथ भारी विषय नहीं है, मैथ को भारी हम लोग बना है कि आप अगर पीछे के टॉपिक को नहीं समझ रहे हैं या उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आगे के टॉपिक में अगर उस थ्योरी का प्रयोग होगा तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि अगर आप पीछे वाला टॉपिक क्लियर है तो 1 2 क्वेश्चन बना लीजिए, और वो चीज़ जब आपको याद रहेगा तो आगे थियोरी पढ़ने में या कोई चीज़ प्रूफ करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो प्रॉब्लम गणित में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे मेहनत करने का जो तरीका है उसमें, कि सोचते हैं बाद में कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है, तो ये आप ध्यान रखिए। तो थेल्स पर में से यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी बट्टा ए एम, और इधर हो जाएगा ए सी बट्टा ए एन, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो क्या लिखे, ए बी, इसलिए कर देते हैं ए बी बट्टा ए एम बराबर ए सी बट्टा ए, आप इसको समीकरण मान सकते हैं 1 2 कुछ भी, ठीक है। हाँ, ये तो यहाँ से आया, लेकिन आप यहाँ देखिए रचना में, कहाँ है भाई, इधर ही। रचना में ए एम के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, डी ई, तो यहाँ है ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं, बना देते हैं,
लेकिन AM बराबर DE, कहाँ से? रचना से। ये इंडिकेट कर देते हैं कि अगर टीचर को लगे कि बच्चा खुद से लिख दिया है कुछ, तो आप नहीं विश्वास है तो जाकर रचना में देखिए कि ये लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये बन जाएगा, इसीलिए AB बट्टा DE बराबर बन जाएगा AC बट्टा, वो था AN, AC बट्टा AN। ठीक है, समीकरण 1। लेकिन अभी भी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हम लोग जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? आप देखिए विशेष प्रतिज्ञा। तो विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग क्या पढ़े? AB बट्टा DE या तो BC बट्टा EF के बराबर, या AC बट्टा DF के बराबर। तो AC बट्टा DF यही है ना? तो वहाँ क्या था? AC बट्टा AN आया, ये तो सेम था, AC बट्टा AN। तो इसके अनुसार से ये होगा AC बट्टा DF के बराबर, और इसके अनुसार से हो जाएगा ये AB बट्टा D AC बट्टा AN के बराबर। तो अगर आप दोनों को देखिएगा गौर से, तो ऊपर में AC यहाँ भी है, ऊपर में AC यहाँ भी है। जब बराबर करेंगे दोनों सेम होगा, तो यहाँ जो DF है उसको किसके बराबर होना पड़ेगा? उसको बराबर होना पड़ेगा AN के बराबर। तो ये यहाँ से निकल के आएगा। तो अब इसको हम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन दिया क्या गया है? दिया गया है AB बट्टा DE, कहाँ? विशेष प्रतिज्ञा में। वो दिया गया था AC बट्टा DF के बराबर। अब देखिए ये दिया गया है किसमें? ये दिया गया है आपको विशेष प्रतिज्ञा में, और ये हम निकाले अभी जब दोनों को सेम किए। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं ना कि ये चूंकि बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसलिए ये दोनों भी क्या होगा? बराबर। इसीलिए AC बट्टा AN बराबर लिख सकते हैं हम लोग AC बट्टा AN, AC बट्टा क्या? DF। मतलब ये AC बराबर है, इसीलिए AN बराबर DF। अब आप देखिए फिगर में, ये तो बराबर हम रचना में ही लिए थे, और ये साबित हो गया कि ये AN और ये क्या हो गया? बराबर। AN DF के बराबर हो गया। यहाँ से तो ये चल रही है। अब नेक्स्ट आगे क्या देखना है? आगे हम लोग को दोबारा इसको देखना है। क्या चीज़? फिगर बार बार बनाना पड़ेगा, तो हमको एक बार और फिगर बना दे। तो वही फिगर, सेम फिगर को उतार रहे हैं हम। क्या था फिगर? त्रिभुज ABC, और एक था छोटा वाला त्रिभुज DF, और यहाँ पर एक M लिए थे, इसको पैरेलल खींचे थे N, और ये बराबर था। अभी देखा गया कि AN बराबर भी क्या हो गया? DF। फिगर एक बार फिर से आपको दिखा दिया गया है। अब फिर से चलते हैं, चूंकि MN क्या है? पैरेलल है इसी के। ये तो रचना में हम लोग लिखे ना, रचना से ये है पैरेलल, और पैरेलल है तो आप बोल सकते हैं कि ये कोण बराबर, यानी कोण ABC बराबर, पीछे वाला में हमको, ठीक है, कोण ABC बराबर कोण AMN। और अगर इधर से देखें तो कोण ACB बराबर इधर से जाएगा कोण ANM। ये होगा। और आप देखिए, जब संगत कोण से आप पहले देख चुके हैं, नहीं संगत कोण से नहीं, इस दो त्रिभुज में, इसमें और बड़ा वाला और छोटा वाला त्रिभुज, है ना? ये कोण जो है वो तो दोनों त्रिभुज में है, इस छोटा सा वाला त्रिभुज में भी और बड़ा वाला त्रिभुज में।
और ये कोण बराबर, ये कोण बराबर संगत कोण से, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम एन, ये छोटा वाला समान कोणिक त्रिभुज या समकोणिक बोल सकते हैं उसको। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम एन समकोणिक त्रिभुज, क्या हुआ, समकोणिक त्रिभुज, या उसको समान कोणिक, समान कोणों वाला त्रिभुज बोल सकते हैं। समकोणिक नहीं करके समान कोणिक ही कर दीजिए, तब भी बेहतर है। और जब दो त्रिभुज, किसी त्रिभुज का तीनों कोण बराबर हो जाए, ठीक है ना, जैसे यहाँ हो गया ना कि दोनों त्रिभुज समान, समकोणिक या समान कोणिक का मतलब क्या है, त्रिभुज के कोण सब क्या हो गए, बराबर। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी, या इसलिए नहीं करके आप लिख सकते हैं अलग से, इसीलिए कोण 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 सर्वांग समता से, कोण 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 सर्वांग समता से या समरूपता से बोल सकते हैं ना, समरूपता लिख, सर्वांग समता, अभी भुजा का बात नहीं किए हैं ना, भुजा का बात अब करेंगे। कोण 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 समरूपता से, कोण बराबर समरूपता से, ये दोनों त्रिभुज, ये है भुज ए बी सी समरूप हुआ त्रिभुज ए एम एन, और समरूप हुआ, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए एम, यहीं पे जोड़ देते हैं, इसीलिए त्रिभुज का एक पहले भुजा किसी एक से ए एम या ए बी बट्टा ए एम बराबर, सब भुजा तो समरूप ही ना होगा, तो सभी अनुपात बराबर ए एम बट्टा ई, फिर भी बोल सकते हैं ए सी बट्टा ए एन बराबर बी सी बट्टा एम एन, बी सी बट्टा एम एन, ये बोल सकते हैं। यानी यहाँ से आप देखिएगा तो निकल के आएगा, इसको आप, अब इसमें मिक्स हो गया ना, क्योंकि हम तीनों अनुपात लिखे, तो एक तो हम लोग बनाए हुए थे, तो हम यहाँ पर अगर अकेला लिखते ए बी बट्टा ए एम बराबर बी सी बट्टा एम एन, ये दोनों का बात करते, इसलिए करते कि अभी तो देख लिए कि ए बी बट्टा डी पीछे आ गया, ए सी बट्टा डी एफ भी आ गया, और अगर ये साबित हो जाए कि ये एम एन नहीं है, एम एन ई एफ के बराबर है, अगर ये साबित हो जाए तो ये अनुपात बी सी बट्टा क्या बन जाएगा, डी एफ बन जाएगा। तब हमारा ए बी बट्टा डी ई, ए सी बट्टा डी एफ और बी सी बट्टा क्या हो जाएगा, ई एफ बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ये लिखे, ये पर, इस पर ध्यान देना है, इसमें से यही दोनों पर, इन दोनों पर, इसको और इसको ध्यान में रख के ये लिखे, इसे साइड में लिख दिए, अब नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। और आगे हम लोग लिखते हैं परंतु या लेकिन दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया था, ए एम बराबर रचना में डी ई, रचना से, और ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा, यही ना दिया गया था। तो अभी आप इससे जो चलिएगा तो वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाला में, तो ये बन जाएगा ए बी बट्टा ए एम के जगह पर डी ई बराबर ये हो जाएगा बी सी एक पढ़ाई लेते स्टेप ज़्यादा बेहतर होता।
पहले यहाँ से बढ़ा लेते हैं, वो जो इधर लिखे हैं इसको उधर लिख लेते हैं। क्या लिखा है? ए बी बट्टा ए एम बराबर बी सी बट्टा एम एन, है ना। रचना से ए एम बराबर डी ई, इसीलिए ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा एम एन। लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं? लेकिन दिया गया है, कहाँ? विशेष प्रतिज्ञा में दिया गया है ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा ई एफ, इसीलिए बी सी बट्टा एम एन। यहाँ देखिए ये और ये बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होगा? बराबर। बी सी बट्टा एम एन बराबर बी सी बट्टा ई एफ, इसीलिए एम एन बराबर एफ। एम एन बराबर क्या हो जाएगा? ई एफ हो जाएगा। अब आप फिगर बार बार हमको देखना पड़ेगा। अब अभी तक क्या चले थे इस त्रिभुज में? इससे पहले जो हम लोग चले थे तो ये वाला त्रिभुज का सेल्स पर में से, और अब चले हैं तो ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज। अब हम ये छोटा वाला त्रिभुज और इस त्रिभुज का तुलना करते हैं, ये वाला त्रिभुज और इस त्रिभुज का। इसमें तो आपको पता है ना कि ये दोनों त्रिभुज, ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है। और अभी हम लोग देखें कि कोण एम बराबर क्या है? कोण एम। कोण बी बराबर कोण एम। इन दोनों त्रिभुज को ध्यान में रख के आगे काम हम लोग करेंगे। तो इन दोनों त्रिभुज को रखिए और लिखते हैं पहले। अब त्रिभुज ए एम एन, ऊपर वाला त्रिभुज, और त्रिभुज उधर क्या था? डी ई एफ में या से, डी ई एफ से चलेंगे। तो उसमें हम लोग देख लिए थे कि ए एम बराबर डी ई, ये रचना में लिखल था। फिर क्या देखे? ए एन बराबर डी एफ आया, पहला बार यही देखे थे। और फिर बाद में क्या देखे? एम एन बराबर ई एफ आ गया। क्या यही आया था? क्या नहीं आया? अब देखिए, एम एन बराबर ई एफ, पीछे एम एन बराबर ई एफ, इसके पीछे ए एन बराबर डी एफ, यही ना बोले थे? ए एन बराबर डी एफ, ये। अब तीनों भुजा का अनुपात त्रिभुज का क्या हो गया? बराबर। तो इसीलिए भुजा 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता ही बोला जाए, हाँ, ठीक है। सर्वांग समता से त्रिभुज ए एम एन सर्वांगसम हुए त्रिभुज ई ई। और जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो आपको बतलाते हैं, सर्वांगसम का मतलब होता है उसके सभी अंग बराबर, यानी कोण भी बराबर और भुजा भी बराबर। तो भुजा का अनुपात, ये भुजा तो बराबर दिया ही है, इसीलिए त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे। तो यानी कोण ए बराबर कोण डी, कोण एम बराबर कोण ई, और कोण एन बराबर कोण एफ। लेकिन अभी जस्ट पीछे देखे थे जब पैरेलल लाइन वाला था, कहाँ था ये? जब लाइन पैरेलल था तो कोण एम किसके बराबर था? कोण बी के बराबर था। और कोण एन किसके बराबर था? कोण सी के बराबर। और यहाँ क्या दिया गया है? कोण एम ई के बराबर। और क्या वहाँ क्या था? कोण एम बी के बराबर। तो इसके जगह पर बी लिख सकते हैं और इसके जगह पर सी, तो ये आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो आप वहाँ लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं, किंतु या परंतु, लेकिन, जो भी लिखना है लिखिए। हम लोग क्या जानते हैं, कोण M बराबर कोण B और कोण N बराबर कोण C। ये बन जाएगा तब, इसीलिए कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। ये वैल्यू पुट कर दिए, B के जगह M के जगह पर ये B और N के जगह पर ये, तो बन जाएगा। तो ये आ गया, तीनों कोण, तीनों कोण बराबर, ठीक है ना, तीनों कोण बराबर आ गया। और अभी जो हम लोग को दिया गया था, याद कीजिए, क्या बोलते हैं, विशेष प्रतिज्ञा में, तो वहाँ दिया गया था, दिया गया है ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा डी एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ। एक बार आप देख सकते हैं, रचना में आ गया। विशेष प्रतिज्ञा में है ना दिया हुआ, अनुपात बराबर और कोण बराबर हम लोग सिद्ध कर दिए। ये कोण बराबर अनुपात बराबर, और जब किसी दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के संगत कोण बराबर हुए यहाँ से, एवं संगत भुजाएं समानुपाती हुई या समानुपाती है, क्या है ये, समानुपाती है ना। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये पैरेलल हो गया। तो ये था हम लोग का प्रमेय नंबर 4। प्रमेय नंबर 3 था कि अगर तीन कोण संगत कोण बराबर है तो भुजा अनुपातिक होगी। और देखिए दो चीज हम बोले हैं, कोण समानुपाती या कोण संगत कोण बराबर और भुजा समानुपाती, या अनुपातिक भी बोलते हैं। तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब उल्टा बोलते हैं कि भुजा अनुपातिक तो कोण बराबर, तब भी त्रिभुज क्या हुए, समरूप हुए। तो दोनों एक ही था, अलग अलग नहीं था। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसको बढ़िया से देखिएगा। और कि बोर्ड के व्यू से ये सब चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। और इस बार शायद हाफ ईयरली जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें अनुपात वाला कोई क्वेश्चन आया है। तो हम तो कल थे नहीं है स्कूल में, तो पता नहीं चला है कि कौन सा थ्योरम आया, लेकिन ये चीज़ बच्चा बतला रहा था कि आया है। तो आप लोग अगर ध्यान रखिएगा तो ये सब आसान क्वेश्चन बन जाता है। ये थ्योरी कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है समझना। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अगर कोई डाउट हो तो उसको बार बार लिखिए, समझिए, और जो बगल में टीचर होंगे उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग आगे से बढ़िया से पढ़ते रहिए। और अभी नवरात्र चल रहा है तो नवरात्र का भी अपना लुत्फ उठाइए, मेला उला घूमिए। ठीक है, धन्यवाद।